हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 12 दिसंबर और आज के वीडियो में हम 12 दिसंबर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर अब वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड पर काम करने का फैसला किया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला है, IIT कानपुर ने कहाँ पर देश का पहला सोलर ऊर्जा प्लांट स्टेशन बनाया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, कौशाम्बी में। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की यानी कि जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको सितंबर मंथ की, अक्टूबर मंथ की या नवंबर मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस संस्थान ने साइनोबैक्टीरिया के पहले जीन्स की खोज की है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, मेघालय ने। अगला है, हाल ही में किसने भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो किया है अनुराग ठाकुर ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव कौन सा है? कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, तमिलनाडु में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के जो 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं आदित्य मित्तल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अनुसार आपदा के समय CAP के माध्यम से भेजे जाने वाले SMS पर कितना शुल्क लगेगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 0 पैसा, यानी कि 1 भी पैसा नहीं लगेगा आपदा के समय CAP के माध्यम से जो भी SMS भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में धनुष यज्ञ मेला लगा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी बलिया में। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो एक जिला है बलिया, यहाँ पर बलिया जिले के द्वाबा, तो द्वाबा के जो प्रसिद्ध संत हैं सुदिष्ट बाबा, इनकी समाधि स्थल के समीप धनुष यज्ञ मेला लगा है। मेले में खास आकर्षण बरेली व दूर दराज जनपदों से आई फर्नीचर की दुकानें, बक्सा, अलमारी, बर्तन, ऊनी कपड़े और बर्तन आदि हैं जहां ग्राहकों की आमद बढ़ गई है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में धनुष यज्ञ मेला जो है लगता है तो आप याद रखेंगे बलिया में। और किस संत की समाधि पर जो है तो याद रखेंगे सुदिष्ट बाबा की समाधि पर ये मेला लगाया जाता है। ठीक है, बलिया जिले में लगता है। अगला है, PM श्री योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुल कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 1780। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 1780 स्कूल को बेंचमार्क स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रति स्कूल 2 करोड़ रुपए की धनराशि से सुविधाएं जुटाई जाएंगी। PM श्री विद्यालय योजना के तहत इनका विकास किया जाएगा। यहाँ पर हरित ऊर्जा के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा और हर ब्लॉक से 2 स्कूलों का चयन किया जाएगा। इनके लिए स्कूलों का चयन यूराइस पोर्टल के माध्यम से जो किया जाएगा। यूराइस पोर्टल के माध्यम से, अगर पोर्टल पूछा जाए तो याद रखेंगे। कुछ स्कूल कक्षा 1 से 8 तक के होंगे तो कुछ स्कूल कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के होंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यूपी में कुल 1780 स्कूल को बेंचमार्क स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा और इन्हें जो है PM श्री विद्यालय योजना के तहत इनका विकास किया जाएगा। अगर पूछा जाए कि किस योजना के तहत तो PM श्री विद्यालय योजना के तहत इनका विकास किया जाएगा और हर ब्लॉक से 2 स्कूलों का चयन किया जाएगा।
अगला है, कौन सी राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी श्रेणी के मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू कर रही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश सरकार। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी श्रेणी के मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू कर रही है। यह योजना उत्तर प्रदेश बोर्ड से संबंध स्कूलों में पढ़ने वाले ओबीसी छात्रों जो कि कक्षा 10वीं और 12वीं के होंगे उन पर लागू होगी। शिक्षण संस्थानों को भी निर्देशित किया जाएगा कि ओबीसी छात्रों की सूची प्रस्तुत करें जिन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगारपरक या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, या इसके लिए एक बजट प्रस्ताव तैयार किया जाए ताकि कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें। पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिजिटल माध्यम से तैयार करने का भी प्रस्ताव इसके तहत रखा गया है। ये जो मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना है इसके तहत, ठीक। तो यहाँ से याद रखेंगे कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी श्रेणी के मेधावी छात्रों के लिए शुरू की जा रही है, वो किस राज्य में की जा रही है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू की जा रही है, ठीक है। और इसके माध्यम से क्या है, तो इसके माध्यम से जो कक्षा 10 और 12वीं के छात्र हैं उनको जो है कंप्यूटर प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगारपरक या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और इसके अलावा डिजिटल माध्यम से जो तैयारी है उसको भी जो है करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की जा रही है। अगला है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये सुखविंदर सिंह सुक्खू है जो कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ और उसमें जो कांग्रेस पार्टी है वो जो है बहुमत के साथ आई है, ठीक है। और कांग्रेस के जो पूर्व राज्य प्रमुख थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनको जो है 11 दिसंबर को शपथ दिलाई गई। जो राज्यपाल हैं वहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इनके द्वारा शिमला में, और हिमाचल प्रदेश के ये 17वें मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक। इस बात को याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ये 17वें मुख्यमंत्री बने हैं और 11 दिसंबर को इन्होंने शपथ ग्रहण की है। मुकेश अग्निहोत्री, इनका भी नाम याद रखेंगे, ये उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। कांग्रेस द्वारा 68 सदस्यीय विधानसभा में 40 सीटों पर जीत हासिल की गई, यानी कि यहाँ पर 68 सीटें थी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और जो कांग्रेस पार्टी है इसने 40 सीटों पर जीत हासिल की है। और इसके तहत जो कांग्रेस के पूर्व राज्य प्रमुख थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये हिमाचल प्रदेश के सीएम बन गए हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं? हिमाचल प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये बनाया है ईशान किशन ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं ईशान किशन की। दोस्तों ये भारतीय क्रिकेटर है ईशान किशन, नाम याद रखेंगे ईशान किशन। इन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के चट्टोग्राम में खेले गए मैच में बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 126 गेंदों पर अपना दोहरा शतक बनाया। यह रिकॉर्ड पहले किसके नाम पर था? तो पहले ये जो रिकॉर्ड है वो क्रिस गेल के नाम पर था, जिन्होंने 2015 में विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 138 गेंदों पर दोहरा शतक बनाया था। सभी वनडे यानी पुरुषों और महिलाओं में सबसे तेज दोहरा जो न्यूजीलैंड के अमेलिया केर के नाम पे था, न्यूजीलैंड के अमेलिया केर के नाम पर था। उन्होंने 2018 में आयरलैंड के खिलाफ 134 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था। ईशान किशन पुरुषों के वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के भी खिलाड़ी बन गए हैं, क्योंकि इनकी जो एज है वो 24 साल 145 दिन है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का जो विश्व रिकॉर्ड है वो किसके नाम पर हो गया है? तो भारतीय क्रिकेटर है ईशान किशन। इन्होंने 126 गेंदों पर दोहरा शतक बनाया है, ठीक। और अगर ये भी पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले, तो भी ईशान किशन, क्योंकि इनकी जो एज है वो 24 साल 145 दिन है। अगला है, भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों जो तमिलनाडु है ये भारत में
अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन का शुभारंभ करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा कि राज्य 2070 के राष्ट्रीय लक्ष्य से बहुत पहले कार्बन तटस्थता प्राप्त कर लेगा, क्योंकि लक्ष्य जो रखा गया वो 2070 का है, लेकिन 2070 से पहले ही ये लक्ष्य जो है प्राप्त कर लिया जाएगा। तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन 8 और 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था। तो आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला। तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु, ठीक है। तो इसका नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, केरल में। दोस्तों केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, उन्होंने 10 दिसंबर, याद रखेंगे 10 दिसंबर 2022 को एर्नाकुलम जिले के अलवा में स्थित केरल के राज्य बीज फार्म का उद्घाटन किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जिला कौन से जिले में? तो एर्नाकुलम जिले के अलवा में स्थित, ये भी याद रखेंगे, अलवा में केरल के राज्य बीज फार्म का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला फार्म है जो कार्बन न्यूट्रल है। फार्म कार्बन तटस्थ खेती का अभ्यास करता है, जिसमें मिट्टी में ही विभिन्न कृषि प्रथाओं के दौरान जारी होने वाले सभी कार्बन का अवशोषण शामिल होता है। फार्म पर जानवरों को चारा, घास और खलिहान खिलाया जाता है जो फार्म में ही पैदा होते हैं। पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए फार्म की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं जो बिजली की ज़रूरत को पूरा करने में मदद करते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे कि भारत का पहला फार्म जो है कौन सा है जो कि पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल है। तो आपको याद रखना है केरल में अभी जो है ऐसा फार्म उद्घाटन किया गया है। और ये फार्म कहाँ पे है? तो याद रखेंगे केरल के एर्नाकुलम जिले के अलवा में ये फार्म जो है विकसित किया गया है। ठीक है, जो कि भारत का पहला फार्म है कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, तो कार्बन न्यूट्रल पूरी तरह से कौन सा फार्म है? ये है एर्नाकुलम जिले के अलवा में, कहाँ पे? केरल में, जो कि भारत का पहला है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला है, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, गोवा में। दोस्तों 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का जो आयोजन है वो 8 से लेकर के 11 दिसंबर तक गोवा में किया गया। 9वीं WAC का उद्देश्य क्या है? यानी कि विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक स्तर पर चिकित्सा की आयुष प्रणाली की प्रभावकारिता और ताकत का प्रदर्शन करना, ये इसका उद्देश्य है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में 53 देशों के 400 विदेशी प्रतिनिधियों से दुनिया भर के 4500 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। तो आप याद रखेंगे 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो हमारे इंडिया में गोवा में इसका आयोजन किया गया 8 से लेकर के 11 दिसंबर के बीच। और इस जो ये कांग्रेस आरोग्य एक्सपो थी, इसमें दुनिया भर के 4500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। ठीक, तो आपको यही याद रखना है कि 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है गोवा में। अगला है, विश्व भर में प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। दोस्तों हर साल विश्व भर में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है। ये जो मानवाधिकार दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के अत्याचारों ने मानव अधिकारों के महत्व को एक अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया था। इसी वजह से ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने की याद दिलाता है। यानी ये जो दिवस है कब घोषित किया गया था? तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये जो है इसकी घोषणा की गई थी। और इसी वजह से 10 दिसंबर को यह हर साल मनाया जाता है। ठीक है, थीम क्या है? तो 2022 में इसकी थीम या विषय क्या है? तो सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय, ये 2022 की थीम है विश्व मानवाधिकार दिवस की। तो यहाँ से याद रखेंगे कि हर साल मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मानवाधिकार क्या होता है? तो साधारण शब्दों में देखें कि मानवाधिकार क्या है।
तो ऐसे अधिकारों से है मानवाधिकार का संबंध आशय, जो कि जाति, लिंग, राष्ट्रीयता या भाषा या धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होते हैं। ऐसे अधिकार कौन से होते हैं? मानव अधिकार। इसके अलावा मानव अधिकार में जो मुख्यतः है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, काम करने की स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। ये सारे जो अधिकार हैं ये मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि हर साल मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 1000। दोस्तों, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय जो अनुराग ठाकुर हैं, इन्होंने 9 दिसंबर 2022 को लोकसभा को सूचित किया कि 15 अगस्त 2023 तक देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक 773 केंद्रों को मंजूरी दी है। राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया केंद्र शुरू किए जाएंगे। ठीक है, ये बात भी याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि जो खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं वो किसके द्वारा, तो राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में केंद्रीय खेल मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय जो ये खेलो इंडिया केंद्र है वो स्थापित किए जाएंगे। देश के कम से कम प्रत्येक जिले में एक खेलो इंडिया स्पोर्ट्स केंद्र होगा। वहीं एक बात और याद रखेंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि जम्मू और कश्मीर हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया और लद्दाख हो गया, यहाँ पर एक अपवाद है क्योंकि यहाँ पर हर जिले में दो खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाने हैं। ठीक, तो याद रखेंगे देश भर के हर जिले में एक खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जो आपको राज्य बताए हैं, उत्तर पूर्वी राज्य, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लद्दाख, यहाँ पर हर जिले में 2 केंद्र स्थापित किए जाने हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ओवरऑल पूरे देश में कितने खेलो इंडिया केंद्र 15 अगस्त 2023 तक स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया? तो 1000 खेलो इंडिया केंद्र जो है खोले जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे 12 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में शीर्ष पर कौन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट था, उर्सुला वॉन डेर लेyen। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, 2022 में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली हस्तियों में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत में सबसे ज्यादा किसको सर्च किया गया 2022 में? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया गया है नुपुर शर्मा, बी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और डी है राहुल गांधी। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और दोस्तों, सभी लोग जो है जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।